नमस्कार प्यारे साथियों, लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। पिछली 9-10 क्लास के अंदर अपन संपूर्ण राजस्थान के सामान्य परिचय एवं स्थिति विस्तार के नोट्स एंड जो MCQ प्रश्न है उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं और अभी अपन जो क्लासें लगाएंगे वो होगी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित। साथियों, यहाँ जो आपको कंटेंट जो स्टडी मटेरियल दिखाया जा रहा है, जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो बिल्कुल एकदम तथ्यात्मक है। किसी भी प्रकार की कोई भी गलत या ऐसी जानकारी नहीं है जो अपने एग्ज़ाम में घातक साबित हो। और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी कंटेंट है इनकी PDF अपने लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल के, जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही ऊपर लिंक मिल जाएगी PDF की, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इन सभी के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और अभी शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। ये बात की बातें जब जब अपने को टाइम मिलेगा तब तब करते रहेंगे। चलो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और इसके अंदर मैंने वह सभी सामग्री को सम्मिलित किया है जो एक विद्यार्थी के लिए ज़रूरत रहती है। हाँ, मैंने कोई छोटे लेवल के एग्ज़ाम के लिए या फिर वन लाइनर के हिसाब से नहीं तैयार किया है, पूरे तथ्यात्मक तरीके से। और आप कितना ही बड़ा एग्ज़ाम दे दो राजस्थान के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको तैयार किया गया है। टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिर राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, जिसको बोलते हैं जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये विस्थापन किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, क्या पूरी प्रणाली रही होगी, किस तरीके की क्या स्थितियां रही होगी, उसके बारे में। तो सबसे पहले एक व्यक्ति था वेगनर, उसने अपना सिद्धांत दिया था, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसने कैसा सिद्धांत दिया था? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो उस वेगनर महोदय ने जो विस्थापन सिद्धांत दिया था, और ये वेगनर महोदय जर्मनी का विचारक था, एक भूगोल के संदर्भ में अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत किया करते थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक 1912 में एक पुस्तक लिखी, महाद्वीपीय एवं महासागर में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यानी महाद्वीपीय महासागर में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। और उस पुस्तक के अंदर इन्होंने ये जानकारी दी थी। और 1924 में ये पुस्तक है वो अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत की गई। ठीक है ना, जर्मनी का विचारक था और 1912 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था महाद्वीपीय या फिर महासागर में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये 1924 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। और वेगनर के अनुसार आज से 30 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण महाद्वीपीय भाग एक गेंद की भांति एकत्रित था जो दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित था और पेंजिया कहलाता था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज से 30 करोड़ वर्ष पहले कौन सा युग? कार्बोनिफेरस युग था। उसके अंतर ये संपूर्ण जो महाद्वीपीय भाग है, यानी एशिया महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये सारे महाद्वीप है वो एक गेंद की भांति थे, यानी एक गेंद की भांति गोल थे। कैसे थे? गोल थे, गेंद की भांति। और कहाँ पे एकत्रित थे? जो दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। ध्यान रखना, ये टॉपिक ध्यान रखना, दक्षिणी ध्रुव का, उत्तरी ध्रुव नहीं, दक्षिण ध्रुव है उसके निकट था और पेंजिया कहलाता था। ठीक है, अब देखते हैं मैप। ये देखो, ये जो चीज है ये वो पेंजिया है। ठीक है, कालांतर में इन दोनों का विस्फोट हो गया, यानी कालांतर में ये जो पेंजिया था, पेंजिया के अंदर विस्फोट हो गया। ठीक है, और विस्फोट होने के बाद में इसके दो भाग बन गए। उत्तर में जो गया वो तो अंगारा लैंड बन गया, दक्षिण में गया वो गोंडवाना लैंड बन गया। तो सबसे पहले मैं आपको पेंजिया का दर्शन करवा देता हूँ। देखो, ये पेंजिया है और पेंजिया के चारों ओर का ये जो पानी है, देखो ये जितना भी आपको पानी दिख रहा है, ये पैंथालेसा कहलाता था। आप ऐसे समझिए, आज से 30 करोड़ वर्ष पहले संपूर्ण पृथ्वी एक गेंद की भांति थी और गेंद की भांति दक्षिणी ध्रुव, जो दक्षिणी तट है, दक्षिणी केंद्र है, वहां पे ये एक गेंद की भांति गोल गोल घूम रही थी। ठीक है, गोल गोल घूमने की वजह से इसके अंदर ऊर्जा पैदा हुई। ऊर्जा पैदा होने के बाद में अचानक से विस्फोट हुआ। एक भाग उत्तर की तरफ चला गया, एक भाग दक्षिण की तरफ चला गया। तो उत्तर में गया वो गोंडवाना लैंड बन गया और दक्षिण में गया, सॉरी, उत्तर में गया वो अंगारा लैंड बन गया, दक्षिण में गया वो गोंडवाना लैंड बन गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसके चारों ओर पानी हुआ करता था, वो पानी कहलाता था पैंथालेसा। ठीक है,
अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये देखो मैंने आगे बताया है आपको, ये ऊपर की तरफ गया तो अंगारालैंड, नीचे की तरफ आया तो गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में और पानी आ गया, उसको बोल दिया टेथिस सागर। तो यहाँ पे ये जानकारी देखी। तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि अंगारा लैंड से विखंडन से क्या क्या हुआ। तो देखो, अंगारा लैंड विखंडन समय अंतिम टर्सरी युग था, और विखंडन से बने भाग कौन कौन से बने? उत्तरी अमेरिका बना, आर्कटिक बना, यूरोप बना, और उत्तरी एशिया बना। ये तो किसके भाग है? अंगारा लैंड के भाग। किसके भाग है? अंगारा लैंड के भाग है। अब बात करें गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड से देखो, समय प्रथम जुरेसिक युग विखंडन से बने भाग कौन कौन से? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिणी एशिया महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, और आर्कटिक महाद्वीप। ये वाले जो क्षेत्र है ये आ गए गोंडवाना लैंड के अंदर। ठीक है, ये आ गए गोंडवाना लैंड के भाग के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य टेथिस सागर की स्थिति होगी। तो ये जो स्थिति है वो टेथिस सागर की है, तथा पेंजिया के चारों ओर संपूर्ण महासागर के प्रतिरूप को पैंथालासा नाम दिया गया था, और ये जो पानी है इसको कहा जाता था पैंथालासा। ठीक है, इस प्रकार अंगारा लैंड का कुछ भाग दरार नुमा संरचना द्वारा अलग हुआ था, जिसे लोरेशिया के नाम से संज्ञा दी जाती है। तो देखो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये तो है ही, लेकिन इनसे क्या हुआ, जो ऊपरी जो अंगारा लैंड था उससे क्या हुआ, एक दरार नुमा भाग और अलग हो गया था, जिसको नाम दिया जाता है लोरेंसिया। तो लोरेंसिया विशेषतः किसका भाग है? अंगारा लैंड का भाग है। बैगनर के अनुसार पेंजिया में तीव्र विस्फोट के फलस्वरूप महाद्वीपों का उत्तर व पश्चिम में विस्थापन हुआ। वैगनर के अनुसार ये पेंजिया में तीव्र विस्फोट हुआ, उसके बाद में ये एक तो उत्तर की तरफ चला गया और एक पूर्व की तरफ, मतलब कहने का मतलब ये महाद्वीप उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर थोड़े थोड़े विस्तारित होने लगे। और उसके अलावा महाद्वीपों का पश्चिम भाग दिशा में विस्थापन का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति थी, और उत्तर दिशा में विस्थापन का कारण की बात करें तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं जलीय भागों में लाने वाला उत्प्लवन बल था। कि उत्तर में जब गए, उत्तर दिशा में गए, तो इसका प्रमुख कारण क्या था? मतलब उत्तर दिशा के अंदर आने का प्रमुख कारण था चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और जलीय भाग में लगने वाला उत्प्लवन बल। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीपीय महाद्वीपों का निर्माण अंगारा लैंड, और दक्षिण दिशा में स्थित महाद्वीपों का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। तो ये जानकारी थी वैगनर के सिद्धांत के अंदर कि भाई किस तरीके से पेंजिया था, किस तरीके से पैंथालासा था, किस तरीके से इनके अंदर विभाजन हुआ और कौन से भाग बने। चलिए आगे चलते हैं। देखो, भारत के निर्माण में मुख्य रूप से टेथिस सागर की भूमिका रही है। देखो, भारत का जो निर्माण हुआ है उसके अंदर टेथिस सागर की भूमिका रही है। जैसे, और थोड़ी बहुत बात करें तो गोंडवाना लैंड से, तो भारत के निर्माण में मुख्य रूप से किसकी भूमिका है? एक तो टेथिस सागर, दूसरी गोंडवाना लैंड। अपन ने राजस्थान के अंदर बात की थी, तो राजस्थान के अंदर अरावली और पर्वतीय पठार है, वो किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के। और टेथिस सागर की बात की तो एक तो पश्चिमी मरुस्थल और मैदानी वाला जो भाग है वो मैंने आपको रेत के और भाटे के कण से समझाया था, वो वाली चीज़। तो जिस तरीके से राजस्थान में गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो भारत में भी वही है। भारत में भी टेथिस सागर के अवशेष है और गोंडवाना लैंड के अवशेष भी है। राजस्थान में अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश गोंडवाना लैंड से, और पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर से बने हैं। नेक्स्ट बात करें, पश्चिमी भाग में खारी झीलें पाई जाती है, लेकिन पूर्वी भाग में इसका अभाव पाया जाता है, क्योंकि टेथिस सागर की मिट्टी के ऊपर नदियों द्वारा गोंडवाना लैंड की मिट्टी का आके जमा होना। देखो, ये एक शानदार प्रश्न है कि भाई पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर तो बहुत सी खारी झीलें पाई जाती है, या फिर खारे पानी की विशेषता ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पानी के अंदर गड्ढा भी खोदेंगे तो आपको ज़मीन के तल में खारा पानी मिलेगा। लेकिन पूर्वी भाग में इसका अभाव क्यों पाया जाता है? तो इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ से अरावली से कुछ नदियाँ निकली, उस क्षेत्र में पूर्वी भाग के अंदर वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ क्या हुआ कि नदियाँ जैसे जैसे निकल रही थी, नदियों के सामने, नदियों का पानी तो मीठा होता है, तो वो अपने ऊपर मिट्टी लाती गई, और समुद्र का जो टेथिस सागर के अवशेष जो बचे हुए थे, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, तो वो अवशेष बचे हुए थे उसके ऊपर क्या किया, मिट्टी का जमाव कर दिया, जो उसके खारेपन को कम कर दिया था। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखते हैं वैगनर का जो सिद्धांत ये था, भाई वैगनर ने कहा है कि गोंडवाना लैंड था ये वगैरह वगैरह थे, ये सिद्धांत के साक्ष्य कैसे? भाई कुछ सबूत तो होने चाहिए, उससे अपन मान सकते हैं कि भाई वैगनर ने जो चीज़ बताई वो सही है या गलत है। तो वैगनर के सिद्धांत के कुछ साक्ष्य अपने को मिलते हैं। तो उनमें सबसे पहले का है क्या साक्ष्य? जी साफिट का साम्य विस्थापन, गोल्ड के भंडार ब्राजील और घाना में, अमेरिका का अपलेशियन पर्वत,
और अवशेष जलोन पर्वत के रूप में स्वीडन और नॉर्वे देशों में। तो देखो जीसाफिट का सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ। जीसाफिट का मतलब ये है कि देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग अगर अपन इसको नज़दीक भिड़ाएं यहाँ पे, तो यहाँ सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा इन दोनों को पास में लाना है ऐसे, इस ऐसे यूं खिसका के भिड़ाने की कोशिश करें तो ये पास में चिपक सकता है। तो ये तो है जी साफेट का सिद्धांत। तो वैगनर ने कहा कि भाई कभी ना कभी ये दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए थे और अचानक क्या हुआ, विस्फोट होने की वजह से यहाँ से ये टूट के दूर हो गए। ठीक है, फिर बात कही गोल्ड के भंडार। देखो यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड के भंडार मिले। ठीक है ना, ब्राज़ील के अंदर भंडार मिले और यहाँ पे भी गोल्ड के भंडार मिले। तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ गोल्ड के भंडार मिले और यहाँ पे भी गोल्ड के भंडार मिले, इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद में बात करें अपलेशियन पर्वत की। ठीक है, जो अपलेशियन पर्वत, जलोन पर्वत, देखो यहाँ पर्वत श्रेणियाँ भी है और यहाँ पे भी पर्वत श्रेणियाँ हैं और यहाँ बीच में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ ये पहले इलाके हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे, बाद में टूट गए। तो ये है इसके प्रमुख साक्ष्य। अब अपन बात करेंगे भौतिक प्रदेशों की। ये तो सामान्य स्थिति देख ली कि भाई किस तरीके से ये बने हैं चीज़ें। ठीक है ना, अब बात करें भौतिक प्रदेश की। तो भौतिक प्रदेश का मतलब क्या होता है? भौतिक प्रदेश का तात्पर्य स्थल मंडल पर स्थित भौगोलिक उच्छावश, यानी आ धरती है इंगे माते बनोड़ा एड़ा उच्छावश, यानी ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ जिका भी है। तो एड़ा उच्छावश जिसके अंदर पठार है, पर्वत है, मैदान है, झील है, नदियां हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, वन है, प्राकृतिक संसाधन है आदि किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन करें तो भौतिक प्रदेश कहलाता है। सामान्य परिभाषा कि भाई आप भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो भौतिक प्रदेश का मतलब क्या होता है? भौतिक प्रदेश का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित उसकी भौगोलिक उच्चावश की जानकारी लेना या उसकी जानकारी का अध्ययन करना। कि जैसे मैंने कह दिया कि राजस्थान है, राजस्थान एक क्षेत्र विशेष हो गया। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में पढ़ूं तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसी प्रकार इसने क्या कहा है कि भाई भौतिक प्रदेश की सिंपल परिभाषा क्या है कि आज की स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल पर स्थित उच्छावश, उच्छावश के अंदर सारे आ जाएंगे, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, प्राकृतिक वनस्पति, वन, प्राकृतिक संसाधन आदि का किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन करना भौतिक प्रदेश कहलाता है। भारत के संदर्भ में करेंगे तो भारत के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के करेंगे तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, विश्व के संदर्भ में करेंगे तो विश्व के भौतिक प्रदेश। इस प्रकार भौतिक प्रदेशों का विभाजन का आधार क्या हो सकता है? अब भाई आपको पढ़ना ही है तो भाई भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो भौतिक प्रदेशों को बांटना तो पड़ेगा ना कि भाई कौन सा भौतिक प्रदेश कैसा होगा, किस तरीके से होगा। तो इन भौतिक प्रदेशों का विभाजन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आता है स्थल रूप, जैसे पर्वत है एक, पठार है एक, मरुस्थल है एक, ऐसे। फिर बात करें, देखो ये जो चीज़ है ये अपने मेन एग्जाम में कहीं 2 नंबर के प्रश्न या 3 नंबर के प्रश्न में अपने को लिखना पड़े कि भाई भौतिक प्रदेश को परिभाषित कीजिए या भौतिक प्रदेश से आपके क्या विचार हैं। तो इस तरीके को आप अच्छे से बढ़िया अच्छे से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके बाद में भौगोलिक दशाएं, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा की मात्रा के आधार पर अपन भौतिक विभाजन कर सकते हैं। विशिष्ट आर्थिक लक्षण जैसे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र एवं विकास की दृष्टि से भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कृषि एवं फसल प्रतिरूप। भाई कृषि की वहाँ उपलब्धता कैसी है, इसके आधार पर भौतिक विभाजन किया जा सकता है। आगे बात करें जनसंख्या, वितरण, परिवहन के साधन, इनके आधार पर भी भौतिक प्रदेश का विभाजन किया जा सकता है। तो भौतिक प्रदेश के विभाजन में अपन ने 5 प्रमुख बिंदु देखे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्थल स्वरूप, यानी भाई पर्वत है तो पर्वतीय भौतिक प्रदेश हो जाएगा, पठार है पठार वाला हो गए, मैदान है तो मैदान, और मरुस्थल है तो मरुस्थल। जैसे राजस्थान के संदर्भ में देखें तो थार का मरुस्थल। ठीक है, मैदान की बात करें तो उत्तरी पूर्वी मैदान, पर्वत की बात करें तो अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है ना, फिर पठारी बात करें तो पठार वाला क्षेत्र हो गया। फिर भौगोलिक दशाएं कैसी, भाई जलवायु के आधार पर बांट सकते हैं, मिट्टी के आधार पर बांट सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर बांट सकते हैं, वर्षा की मात्रा के आधार पर। जैसे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को बांटा गया है ना, शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यानी शुष्क मतलब बारिश कम होती है, तो ये वर्षा के आधार पर भी अपन भौतिक विभाजन कर सकते हैं। और विशिष्ट आर्थिक लक्षण के आधार पर, जैसे खनिज संसाधन, अगर खनिज की उपलब्धता अधिक है तो फिर उसको खनिज की दृष्टि से भौतिक विभाजन में विभाजित किया जा सकता है। कृषि फसल प्रतिरूप के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। और जनसंख्या, वितरण और परिवहन के संसाधन या साधन के आधार पर भी भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जा सकता है। अपने को अध्ययन करना है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, तो सीधा डायरेक्ट राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर ही चलते हैं। देखिए राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। याद रखना, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण वर्ष 1968 में
प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया, जिसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने स्थल स्वरूप, भौगोलिक दशा, कृषि तथा फसल के प्रतिरूप और विशिष्ट आर्थिक लक्षण को आधार मानते हुए राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा प्रस्तावित भौगोलिक प्रदेश 1966 और 68 तक प्रचलित रहे थे। देखो, सर्वप्रथम राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक विभाजन की बात करें तो विभाजन किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। कब किया? 1968 में। और उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, उसके अंदर उन्होंने ये जानकारी बताई। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो 1968 ईस्वी के अंदर नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और ध्यान रखना है कि इन्होंने कितने बांटे, तो राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। किसके आधार पर? सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके आधार पर? तो सबसे पहले बांटा था इन्होंने भौगोलिक दशा, स्थल स्वरूप, कृषि तथा फसल प्रतिरूप और विशिष्ट आर्थिक लक्षण के आधार पर इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। नेक्स्ट, ये मैं 7 भौतिक प्रदेश आपको बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले पश्चिमी शुष्क मैदान, जिसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी चूरू तथा पश्चिमी नागौर जिले सम्मिलित किए गए। फिर अर्ध शुष्क प्रदेश, ये आपको 7 के साथ याद रखना है। अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसके अंदर जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उत्तरी पूर्वी चूरू, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, ये क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नहरी क्षेत्र की बात करें तो श्री गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर, जिससे गंगानगर के द्वारा इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई होती है। अरावली प्रदेश की बात करें तो उदयपुर, दक्षिणी पूर्वी पाली, पश्चिमी डूंगरपुर व सिरोही वाला क्षेत्र अरावली प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जयपुर है, सवाई माधोपुर है, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, भरतपुर, अलवर, धौलपुर व कोटा शहर सम्मिलित है। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश की बात करें तो बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ व पूर्वी डूंगरपुर इसके अंदर सम्मिलित किए गए। और चंबल बीहड़ की बात करें तो धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो ये थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा विभाजित किए गए थे। कितने थे? तो टोटल थे 7। राजस्थान का प्रथम भौतिक विभाजन था जो कि कब किया गया था? 1968 में किया गया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान भूगोल को अंदर, जिसको 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये तो थी प्रोफेसर वीसी मिश्रा की जानकारी, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान की भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया। अब 1968 में एक व्यक्ति और आए थे जिनका नाम था एस के सेन। क्या नाम था? एस के सेन। एस के सेन ने भी विभाजन किया और राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया जलवायु के आधार पर। ठीक है, वो कौन कौन से किया इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर 1971 के अंदर डॉक्टर राम लोचन सिंह ने किया था, राजस्थान को 2 भागों में, 4 उपभागों में तथा 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। देखो, सबसे पहले 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेश। फिर 1968 में एक एस के सेन थे जिन्होंने राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जलवायु के आधार पर। फिर 1971 में डॉक्टर राम लोचन सिंह के द्वारा राजस्थान को 2 भागों में और 4 उपभागों में विभाजित किया गया और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तो विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसके अंदर ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता कि 2 भाग कौन थे, एक तो राजस्थान, एक था राजस्थान पठार। फिर 4 उपभाग कौन थे, मरुस्थलीय और राजस्थान बांगड़। फिर इसके अंदर अरावली और चंबल दे दिया था। फिर ये ऐसे धीरे धीरे करके 12 लघु प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान को किसने 2 भागों, 4 उपभागों व 12 लघु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया। तो राम लोचन सिंह ने सन 1971 के अंदर, ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने व प्रोफेसर तिवारी ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। देखो, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक भूगोल या राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, दोनों पुस्तकें आपको बहुत कंफ्यूज करती है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो भूगोल है वो तो 1968 से संबंधित है। ठीक है ना, राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेशों का वर्णन करती है। लेकिन राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल हरिमोहन सक्सेना की है, जो अपने क्या करती है, राजस्थान के यूं कहें कि वर्तमान में अपन जो पढ़ते हैं उनका अध्ययन करती है। ठीक है ना, वर्तमान में अपन जिस भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं उनका अध्ययन अपने को करवाती है। और उनका अध्ययन किसके अंदर दिया हुआ है? राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक के अंदर दिया हुआ है, जिसको उच्चावच एवं भौगोलिक को आधार मानते हुए राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश बनाए थे। कौन कौन सा? सबसे पहले था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको अपन थार के मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश,
फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर उसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो, हरिमोहन सक्सेना 1964 के अंदर राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, और जिसके अंदर उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसको अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश, और फिर बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको अपन हाड़ौती का पठार की संज्ञा देते हैं। वर्तमान में अपन विशेष रूप से ध्यान रखें, इसी का अध्ययन करते हैं, इन्हीं भौतिक प्रदेशों के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ते हैं। तो अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ओ हाँ, राजस्थान के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में भौतिक प्रदेश है इसे देखो। राजस्थान में तैतीस सागर के संदर्भ में असंगत कथन है कि भाई तैतीस सागर है क्या, इसके संबंध में तो यहाँ खारे पानी की झीलें हैं, बिल्कुल। परंपरागत संसाधनों की प्रधानता है, गैर परंपरागत संसाधनों की प्रधानता है, पश्चिमी भाग में तेल के खनिजों का मिलना। तो इसमें क्या होगा, परंपरागत संसाधनों की प्रधानता, खारे पानी की झीलें बिल्कुल है, परंपरागत संसाधनों की प्रधानता, गैर परंपरागत संसाधनों की प्रधानता, और पश्चिमी भाग में खनिज। देखो ये 2 ऑप्शन इसके अंदर राइट है, ये दोनों गलत है। फिर बात करें राजस्थान में तैतीस सागर के प्रमाण। देखो राजस्थान में तैतीस सागर के प्रमाण क्या है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें बिल्कुल सही है। अवसादी चट्टानों की प्रधानता जैसे कोयला, खनिज तेल बिल्कुल सही है। कुलदरा गांव जैसलमेर में मछली के आकार के अवशेष मिला बिल्कुल सही है। परंपरागत संसाधनों की प्रार्थना, तो यहाँ पे ये प्रमाण भी मिले हैं, ये भी मिले हैं और ये भी मिले हैं। ठीक है, आगे बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश का डायग्राम, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले राजस्थान के भौतिक भौगोलिक विभाजन कितने भागों में, 1 2 3 4। राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल पुस्तक में और 1964 में हरिमोहन सक्सेना के द्वारा ये भौतिक विभाजन किया गया। ठीक है, अब इसको अपन देख लेते हैं डायग्राम के अंदर कि भाई किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 1 नंबर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको अपन मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में। कौन कौन से, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसको क्या क्या कहते हैं वो अपन बाद में जब ये पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। फिर है अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर घग्गर मैदान, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्चभूमि और लूणी बेसिन, जिसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। तो सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश 2 भागों में विभाजित किया जाता है, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, यानी धोरे युक्त और धोरे मुक्त। ठीक है, फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल जो 4 भागों में विभाजित होता है, घग्गर का मैदान, शेखावटी, नागौरी उच्चभूमि क्षेत्र और लूणी बेसिन। फिर बात करें 2 नंबर पे, 2 नंबर पे बात करेंगे अरावली पर्वतीय क्षेत्र। किसकी बात करेंगे, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। और अरावली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर दक्षिणी अरावली को 2 भागों में विभाजित करते हैं, आबूखंड और मेवाड़ प्रदेश। ठीक है, फिर बात करते हैं 3 नंबर पे पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। फिर 4 नंबर पे अपन बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, जिसके अंदर दक्कन का पठार पढ़ेंगे और विंध्य का घाट पढ़ेंगे। तो ये था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का डायग्राम, यानी भौतिक प्रदेशों को किन किन अन्य और उपभागों में विभाजित कर सकते हैं उसकी जानकारी पड़ी थी। तो इसके अंदर अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित सामान्य जानकारी देखी और राजस्थान के भौगोलिक विभाजन का सामान्य अपन ने डायग्राम देख लिया कि मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, और फिर उसके ये डिवीजन के अंदर देखें यानी उपभाग देखें तो कौन कौन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट थोड़ी देर में देख लेते हैं। राजस्थान के भू आकृतिक स्वरूप बहुत ही प्राचीन है और लंबे समय की अपर्दन एवं निक्षेपण प्रक्रियाओं से बने हुए हैं, और अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है और मोटे तौर पर राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो देखो ये राजस्थान के जो जितने भी ये प्राप्त हुए हैं भू आकृतिक स्वरूप, ये बहुत ही प्राचीन है। जैसे अरावली की बात कर ले तो काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी ओल्डेस्ट है अरावली। ठीक है, फिर तैतीस सागर की बात करें तो भी काफ़ी प्राचीन है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है और ये राजस्थान को मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, तो ये है, वापस मैप के अंदर देख लेते हैं। देखो ये तो था शुष्क रेगिस्तान, फिर शुष्क रेगिस्तान को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से भाई, ये तो पूरा मैं थोड़ा मैं ये चेंज कर लेता हूँ, ये रख लेता हूँ। देखो
यहाँ से ये है पूरा का पूरा पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ये है आपका शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बालुका स्तूप युक्त मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ये तो है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और ये है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, फिर आते हैं अर्ध शुष्क के अंदर, और अर्ध शुष्क के अंदर बांटा जाता है घग्गर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, नागौर उच्चभूमि क्षेत्र और लूणी बेसिन। फिर बात करेंगे अरावली की, ये यहाँ से ये अरावली है, और अरावली को तीन भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। कौन कौन सी? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। फिर बात करें मैदान की, तो मैदान को भी तीन भागों में बांटा जाता है, बनास गंगा बेसिन, बाण गंगा बेसिन, बनास बेसिन और छप्पन बेसिन। फिर बात करेंगे पठार की, तो पठार को दो भागों में, दक्कन का पठार और विद्युत कगार क्षेत्र। तो ये था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का मैप के अंदर किस तरीके से बांटा गया, और ये खाली मैप है जिसके साथ में आप प्रैक्टिस करके यहाँ पे भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सी स्थिति कहाँ पे होगी, कौन कौन सा कहाँ पे होगी। और इसकी पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और बढ़िया शानदार तरीके से आप इसके अंदर जैसे ही डालोगे तो इसके अंदर लिखोगे तो आपके रिविजन हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। फिर वापस भाई ये तो हो गया पश्चिमी मरुस्थल, ये होगी आपकी अरावली, ये हो गया आपका मैदानी प्रदेश, ये हो गया आपका पठारी प्रदेश। इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, और ये मैंने यहाँ पे इसमें मैप दे दिया, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, यानी कौन कौन से ज़िले आते हैं, कहाँ कहाँ स्थिति है, ये अपने को जानकारी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे वीडियो के अंदर अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, जिसके अंदर अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर इनको कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से ज़िले हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और एग्ज़ाम के कौन कौन से प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, वो तो अपन इस वीडियो यानी ये भौतिक प्रदेश कंप्लीट होगा उसके बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो जो अपने को महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगेगी वो अपन इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने इस यूट्यूब फैमिली का शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट भी करें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी। जय हिंद।